गुड मॉर्निंग क्लास 11th स्टूडेंट्स। इससे पहले देखा जाए हम लोगों ने अभी एस ब्लॉक के वीडियो कंप्लीट किए हैं और अब हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स के वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। पी ब्लॉक में सबसे पहले आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि एस ब्लॉक में जितने एलिमेंट्स थे सब के सब मेटल थे, लेकिन पी ब्लॉक में सब के सब देखा जाए मेटल्स नहीं हैं। इसमें मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉयड तीनों एलिमेंट्स स्पेशली अवेलेबल हैं और इस वजह से पी ब्लॉक के कैरेक्टर्स कह सकते हो कि पर्टिकुलर ना हो करके थोड़ा सा वेरिएबल्स होंगे। कहने का सिंपल मतलब मेरा ये है कि पी ब्लॉक का जो एक हम लोग एस ब्लॉक में एक जनरल ट्रेंड अपने को मिल रहा था टॉप टू बॉटम, वो ट्रेंड यहाँ पर थोड़ा सा कह सकते हो कि अवेलेबल नहीं रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम अगर हम लोग मूव करेंगे एलिमेंट टू एलिमेंट, तो एस और पी ऑर्बिटल के बीच में डी और एफ ऑर्बिटल इंक्लूड होंगे। डी और एफ ऑर्बिटल का जो कह सकते हो इलेक्ट्रॉन्स हैं, डी और एफ ऑर्बिटल की स्क्रीनिंग इफेक्ट लो है, पेनिट्रेशन पावर पुअर है, इससे स्क्रीनिंग वैल्यू लोअर आएगी और न्यूक्लियस का इंटरेक्शन आउटर सेल पर ज़्यादा होगा। तो उसकी वजह से जो इफ़ेक्ट डेवलप होंगे, जैसे एटॉमिक रेडियस पर है, आयनिक रेडियस पर है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर है, इस तरह से जो इफ़ेक्ट आएगा वो वेरिएबल्स आएगा। मतलब टॉप टू बॉटम कोई एक फिक्स ऑर्डर अवेलेबल नहीं होगा। तो इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखते हुए हम लोग इस ग्रुप को स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। तो पी ब्लॉक में देखिए कुल 6 ग्रुप हैं, 13 to 18, लेकिन अभी अपने को 11th क्लास में केवल 2 ग्रुप पढ़ने हैं, 13 ग्रुप एंड 14 ग्रुप। इस साल सिलेबस से ज़्यादातर 13 ग्रुप के कंपाउंड और 14 ग्रुप के कंपाउंड की जो स्टडी हम लोग करनी होती है वो इन्होंने सिलेबस से डिलीट कर रखा है। तो केवल अपने पास जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स वाले ही पॉइंट अवेलेबल हैं और उन्हीं को आपको अच्छे से करना है। तो आप लोग थोड़ा मेरे साथ अब 1 by 1 स्टडी की तरफ मूव करिए। सबसे पहले हम 13 ग्रुप एलिमेंट्स को स्टार्ट करेंगे। 13 ग्रुप एलिमेंट्स को देखो हम बोरान फैमिली का नाम देते हैं, क्योंकि हमारे पास बोरान और एल्युमिनियम ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं इस ग्रुप के लिए। तो बोरान फैमिली या एल्युमिनियम फैमिली आपके सामने रिटन में कहीं ये मिल सकता है। ग्रुप 13 जो पीरियोडिक टेबल में है वो सबको पता है कि ये स्पेशली देखा जाए बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, ये 5 एलिमेंट्स हैं। इसके आगे 7th पीरियड का जो एलिमेंट्स है जिसका एटॉमिक नंबर 113 है वो रेडियो एक्टिव नेचर का है, इसलिए हम लोग उसका डिस्कशन बहुत रेयर करेंगे, ना के बराबर करेंगे। कहीं आपको रिटन में वो चीज़ मिल सकती है लेकिन कैरेक्टर वाइज कहीं अवेलेबल नहीं होगी। इसमें देखा जाए जो बोरान है नॉन मेटल है, बाकी जितने एलिमेंट्स हैं सब के सब हमारे एल्युमिनियम टू थैलियम मेटल हैं। इस 13 ग्रुप में एल्युमिनियम मोस्ट अबेंडेंट मेटल है। पूरे अर्थ पर एल्युमिनियम का जो अमाउंट है या कह सकते हो अर्थ के मास का में एल्युमिनियम का जो कंट्रीब्यूशन है 8.3% बाई मास है। और लेकिन इससे ज़्यादा ऑक्सीजन पूरे अर्थ पर हैं और पूरे अर्थ का जो मास है वो 45.5% मास ऑक्सीजन की वजह से है और सिलिकॉन का नंबर 25.7%, 27 है ये वैसे स्पेशली एनसीईआरटी में, तो आप इसको 27 ले लेना सभी लोग। 27.7% ये देखा जाए सिलिकॉन का अमाउंट है, यानी अर्थ का मास 27.7% सिलिकॉन से बना हुआ है। तो सबसे कहने का मतलब मेरा सिंपली यही है कि ऑक्सीजन और सिलिकॉन ये दोनों नॉन मेटल हैं और एल्युमिनियम मेटल है। तो मेटल के बेसिस पर अगर हम बात करें तो एल्युमिनियम फर्स्ट नंबर पर आएगा और अगर हम एलिमेंट के बेसिस पर बात करें तो ये 3rd नंबर पर आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन और सिलिकॉन 2 एलिमेंट्स ये दोनों जो अवेलेबल हैं ये स्पेशली देखा जाए नॉन मेटल्स हैं। अब इसके आगे देखा जाए हम लोग आगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पर मूव करेंगे।
बड़े कॉमन पॉइंट्स हैं, आप लोग थोड़ा ध्यान से इसको समझना करना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले हम लोग यही करते हैं, NH2 NP1, और N आउटर मोस्ट सेल का, आउटर मोस्ट कह सकते हो क्या, किसी भी एलिमेंट का आउटर मोस्ट सेल का नंबर है। तो सबसे पहले देखो हम लोग बोरान से स्टार्ट करते, तो अब नंबर 5 है, 1s2 2s2 2p1। फिर एल्युमिनियम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। गैलियम से अब यहाँ पर थोड़ा सा कैरेक्टर को आपको ध्यान से समझना है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब यहाँ पर देखो आउटर सेल का 4s है और आउटर सेल का 4p है, लेकिन इन दोनों के बीच में d ऑर्बिटल देखो और इंक्लूड हो गए हैं 3d10। और 3d10 जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनका जो पेनिट्रेशन पावर है पुअर है, स्क्रीनिंग वैल्यू पुअर है। तो ऐसे केस में न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस आउटर सेल के इलेक्ट्रॉनों पर ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से कैरेक्टर में डिसिमिलरिटी क्रिएट होगी। इंडियम में फिर वही सेम केस आएगा, देखा जाए 5s2 और 5p1 के बीच में 4d इंक्लूड हो रहा है, और फिर वही पेनिट्रेशन पावर, स्क्रीनिंग वैल्यू लोअर है, और न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस यहाँ पर भी मैक्सिमाइज होगा। थैलियम में और सिचुएशन इससे अलग आएगी, क्योंकि 6s और 6p के बीच में देखो 4f और इंक्लूड हुआ और 5d इसके साथ है। मतलब 6s और 6p के बीच में देखा जाए, कहने का मेरा मतलब ये है कि 4f और 5d इंक्लूड हो रहे हैं, जिससे एनर्जी गैप और क्रिएट होगा। इसका देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर क्या आती है कि जो आउटर सेल के एलिमेंट्स जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्वमेंट दिखाते हैं, कंपाउंड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं, तो इनकी वैल्यू देखो 3 है, 2 इलेक्ट्रॉन s के और 1 इलेक्ट्रॉन p के। लेकिन जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम मूव करेंगे, वैसे वैसे जो s और p के बीच में d ऑर्बिटल या d और f दोनों इंक्लूड हो रहे हैं, इससे एनर्जी गैप आउटर सेल के s और p का इंक्रीज़ हो रहा है। और जब एनर्जी गैप बढ़ेगा तो s ऑर्बिटल बॉन्डिंग में इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाएंगे, केवल p इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में इन्वॉल्वमेंट शो करेगा, जिससे इनका जो कह सकते हो कि बॉन्ड बनाने का बिहेवियर है वो 3 के बजाय 1 इलेक्ट्रॉन के थ्रू होगा, क्योंकि केवल p के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में इन्वॉल्वमेंट दिखाएंगे और s का इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाएगा। इसी को हम नाम देते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो ये भी इफेक्ट देखा जाए, ये इस कंपाउंड कह सकते हो कि p ब्लॉक एलिमेंट्स में स्पेशली हैवियर मेंबर में अवेलेबल है, जिससे इसकी कह सकते हो कि हायर वैलेंसी ना हो करके वैलेंसी ऑटोमेटिक 2 रिड्यूस हो जाएगी, 2 कम हो जाएगी, क्योंकि s ऑर्बिटल बॉन्डिंग में इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाएगा। तो इस पर भी क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं कि व्हाट इज़ इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो आपको s और p के बीच में जो d और f इंक्लूड हो रहे हैं, इन्हीं के बेसिस पर डिस्कशन करना होगा। इसके आगे जैसा कि आपको पता है, हम इनर्ट कोर अगर कंसीडर करके कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं, तो जैसा कि बोरान टू थैलियम देखा जाए, लास्ट में मैंने 113 का भी ले रखा है एराडॉन का सिचुएशन बना करके, लेकिन हम लोग थैलियम तक की ही कंडीशन को हमेशा कंसीडर करेंगे। अब यहाँ पर देखो हम आते हैं एटॉमिक आयनानिक रेडियाई से स्टार्ट करते हैं। द एटॉमिक आयनानिक रेडियाई ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट्स आर स्मॉलर एज कम्पेयर टू करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ ग्रुप सेकेंड। अभी हम लोगों ने ग्रुप सेकेंड जस्ट पढ़ा है, तो चूँकि एटॉमिक और आयनिक रेडियस लेफ़्ट टू राइट डिक्रीज़ करते हैं, तो 2 के बाद 13 का नंबर है। बीच में d ऑर्बिटल आते ज़रूर हैं, लेकिन वो कह सकते हो कि फोर्थ पीरियड से स्टार्ट होते हैं, कि जो ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक के कह सकते हो एलिमेंट्स हैं, और वो अभी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे 12th क्लास में। तो इस क्लास में हम सेकंड से ही कंपेयर 13 का स्पेशली करेंगे, तो आप लोग इसका ध्यान रखना। इसके आगे देखा जाए, जो मेन चीज़ हमें समझानी है स्पेशली, वो यही समझानी है, आप लोगों को मैं समझा के इसको आगे बढ़ाऊँगा। ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, बोथ एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज ड्यू टू एडिशन ऑफ न्यू सेल्स। मतलब यहाँ पर बढ़ना तो चाहिए नहीं, क्योंकि हर स्टेप पर एक नई सेल क्रिएट होगी। हाउएवर द ऑब्जर्व्ड एटॉमिक रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम 143 पिकोमीटर इज स्लाइटली मोर दैन दैट ऑफ गैलियम 135 पिकोमीटर। मतलब एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक रेडियस है 143 पिकोमीटर का है, और गैलियम का एटॉमिक रेडियस 135 पिकोमीटर का है। मतलब एक सेल बढ़ने के बाद भी गैलियम का रेडियस
स्मॉल है एल्युमिनियम से। अब इसके पीछे देखा जाए क्या फैक्टर्स हैं, वही डी ऑर्बिटल का इंक्लूड होना जो भी मैं डिस्कस कर रहा था, एक बार आप चेक करना। वाइल गोइंग फ्रॉम एल्युमिनियम टू गैलियम देयर आर आल्सो 10 एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, जो कि एटॉमिक नंबर 21 से 30 वाला जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज स्टार्ट होती है वो एलिमेंट इंक्लूड होते हैं, विच हैव इलेक्ट्रॉन्स in the inner d orbitals. The d orbital do not screen the nucleus effectively because of their shape and poor penetration power. As a result, the effective nuclear charge in gallium becomes more than in aluminium and its atomic radius decreases slightly. कहने का मतलब क्या हुआ कि जो एल्युमिनियम के बाद अगर हम गैलियम में आ रहे हैं तो बीच में देखा जाए 4s और 4p के बीच में 3d10 इलेक्ट्रॉन, 3d10 का इंक्लूड होना, 3d10 जो इंक्लूड हो रहे हैं उसी 3d10 के इंक्लूड होने का इफेक्ट यहाँ पर देखो नज़र आ रहा है। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बता रखा है, ये देखिए एल्युमिनियम का कॉन्फ़िगरेशन है और ये देखा जाए 4s2 4p1 और ये देखो 3d10 का कॉन्फ़िगरेशन है। तो इस वजह से कैरेक्टर में डिफरेंस क्रिएट हो रहा है क्योंकि इसकी पेनिट्रेशन पावर पुअर है और जिससे स्क्रीनिंग वैल्यू पुअर है और इसकी वजह से न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस आउटर सेल के इलेक्ट्रॉनों पर ज़्यादा डोमिनेंटली वर्क करेगा। आप लोग इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा और यही रीज़न आगे भी इंक्लूड होगा, यहाँ पर एफ भी इंक्लूड होगा। तो रेडियस को जितना इंक्रीज़ होना चाहिए उतना इंक्रीज़ ना होकर के बहुत कम का इंक्रीमेंट आएगा। स्पेशली इंडियम और थैलियम के एटॉमिक रेडियस में केवल 3 पिकोमीटर का गैप है, जबकि पूरी एक सेल इंक्रीज़ हुई है उसके बाद भी। तो आप लोग थोड़ा सा इनको इस बेसिस पर समझने का प्रयास करना जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को। तो वही पॉइंट देखो आपके सामने यहाँ पर मैंने इंक्लूड किया है, हमें लगता है समझ में आया होगा। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। आयनासन एंथैल्पी की तरफ बढ़ते हैं। देखा जाए यहाँ पर भी चूँकि रेडियस में देखा जाए अलग अलग सिचुएशन डेवलप हो रही है, इसलिए उसका इफेक्ट आयनासन एंथैल्पी पर भी आएगा। द फर्स्ट आयनासन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट्स आर लेस देन द करस्पॉन्डिंग मेंबर्स ऑफ द एल्केलाइन अर्थ मेटल, मतलब सेकेंड ग्रुप से की कंपेयर में फर्स्ट आयनासन एंथैल्पी इसकी लोअर है क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पी से निकालना है और एल्केलाइन अर्थ मेटल में आउटर सेल के एस से इलेक्ट्रॉन निकालना है जो कि ऑलरेडी कंप्लीट है। ऑन मूविंग डाउन अ ग्रुप द आयनासन एंथैल्पी इन जनरल, देखो यहाँ पर एक वर्ड मैंने लगाया इन जनरल डिक्रीजेस। द आयनासन एंथैल्पी डिक्रीजेस फ्रॉम बोरान टू एल्युमिनियम एंड देन द आयनासन एंथैल्पी ऑफ गैलियम इज अनएक्सेप्शनली हायर देन दैट ऑफ एल्युमिनियम। से रीज़न वही सेम आएगा क्योंकि गैलियम का रेडियस जितना इंक्रीज़ होना चाहिए था उतना इंक्रीज़ हो नहीं पाया डी ऑर्बिटल के इंक्लूड होने की वजह से, इसलिए गैलियम का जो आयनासन एंथैल्पी आएगी वो एल्युमिनियम से ज़्यादा आएगी। तो ये सिचुएशन देखो यहाँ पर आयनासन एंथैल्पी का स्पेशली बनता है। फर्स्ट आयनासन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा बोरान की है, फिर उसके बाद न्यूमेरिकली थैलियम का नंबर आएगा, फिर गैलियम का नंबर आएगा, फिर एल्युमिनियम का नंबर है, लास्ट में इंडियम का नंबर है। तो चूँकि थैलियम में यहाँ पर देखा जाए कि 4f और 5d इंक्लूड हुए हैं 6s और 6p के बीच में, यहाँ पर और ज़्यादा स्क्रीनिंग वैल्यू लोअर है, पुअर है, न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस और डोमिनेटली वर्क करेगा। इस वजह से कैरेक्टर में जगह जगह डिसिमिलर नेचर या डिसिमिलर बिहेवियर डेवलप हो रहा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तरफ अगर आप मूव करिए, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फर्स्ट डिक्रीजेस फ्रॉम बोरान टू एल्युमिनियम एंड देन इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप बिकॉज दिस इज बिकॉज ऑफ द डिस्क्रिपेंसीज इन एटॉमिक साइज ऑफ द एलिमेंट। जो एटॉमिक साइज एलिमेंट का टॉप टू बॉटम इंक्रीज़ होना चाहिए था, जो इंक्रीज़ नहीं हो पा रहा है, उसका इन्फ्लुएंस यहाँ पर देखो आएगा, जिसकी वजह से बोरान से एल्युमिनियम तक की वैल्यू तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिक्रीज़ हुई है, लेकिन उसके फिर बाद आगे एलिमेंट टू एलिमेंट इंक्रीज़ हुई है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फिर ऑक्सीडेशन स्टेट पर चलना चाहूँगा। बोरान शो ओनली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इन इट्स कंपाउंड एक्सेप्ट बोरान, अदर एलिमेंट्स ऑल्सो शो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब वो सेम सिचुएशन आ गई। मैंने कहा कि +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इसलिए डेवलप हो पा रहा है क्योंकि आउटर सेल के S और P के बीच में D और F ऑर्बिटल इंक्लूड हो रहे हैं एनर्जी वाइज।
द +1 ऑक्सीडेशन स्टेट बिकम्स मोर स्टेबल एज वी मूव डाउन द ग्रुप फ्रॉम एल्यूमिनियम टू थैलियम। अब यहाँ पर देखा जाए +1 ऑक्सीडेशन स्टेट स्पेशली देखा जाए यहाँ पर थैलियम में डोमिनेंटली नज़र आएगा, इंडियम में भी हो सकता है, गैलियम में भी चांस है, और एल्युमिनियम में भी नहीं नज़र आएगा, लेकिन लीस्ट चांसेस हैं क्योंकि यहाँ पर आउटर सेल के एस और पी के बीच में डी इंक्लूड नहीं है एल्युमिनियम में, लेकिन बाकी मेंबर में यहाँ पर डी इंक्लूड है, यहाँ पर तो एफ भी इंक्लूड हो रहा है डी के साथ। इसलिए +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम इंक्रीज होगी, और इसका केवल एक ही रीज़न है, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये हमेशा आप लोग ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर +1 इन केस ऑफ लास्ट एलिमेंट थैलियम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट हैज़ बीन फाउंड टू बी मोर स्टेबल देन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये चीज़ आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। अगर आपसे किसी ने क्वेश्चन कर दिया, मान लो कि थैलियम के +3 का कोई कंपाउंड गिवन है और +1 का कंपाउंड गिवन है, तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट का कंपाउंड मोर स्टेबल होगा, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट का कंपाउंड लेस स्टेबल होगा। इसलिए हम लोगों को इसको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। केमिकल रिएक्टिविटी की तरफ थोड़ा सा मूव करूँगा। यहाँ पर नॉर्मल चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल कुछ और नहीं है। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर, प्योर बोरान इज़ ऑलमोस्ट अनरिएक्टिव एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, लेकिन ऑर्डिनरी टेम्परेचर की बात की गई, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रिएक्शन होगा। एल्यूमिनियम रिएक्ट्स रेडिली इन एयर एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। बाकी मेंबर भी देखा जाए एल्यूमिनियम के यानी कह सकते हो कि ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेंगे। तो बोरान ऑक्सीजन से मिलकर के देखो B2O3 टाइप का ऑक्साइड बना रहा है, लेकिन हीट करना पड़ेगा। एल्यूमिनियम नॉर्मली रूम कंडीशन में या नॉर्मल टेम्परेचर पर ही देखा जाए अपना रिस्पेक्टिव ऑक्साइड बना देगा, लेकिन अगर एल्यूमिनियम को हीट किया जाए तो इसके नाइट्राइड भी बनेंगे, स्पेशली क्योंकि एयर की नाइट्रोजन से भी इसका एल्युमिनियम का रिएक्शन होगा और एल्युमिनियम नाइट्राइड का फॉर्मेशन होगा। इसीलिए एल्युमिनियम का कोई भी कंटेनर अगर मार्केट से लाया जाता है और उसको घर पे थोड़े दिन तक अगर हम लोग रखते हैं या यूज करते हैं तो उसका जो शाइनी नेचर है वो डल होने लगता है। रीज़न वही है कि एल्युमिनियम अपने सरफेस पर एल्युमिनियम ऑक्साइड की लेयर बना देता है, और ये एल्युमिनियम ऑक्साइड की लेयर एल्युमिनियम को प्रोटेक्ट करती है फर्दर ऑक्सीडेशन से। तो ये इसका बेनिफिट है, और ये कह सकते हो कि बहुत काम का पार्ट है एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिससे एल्युमिनियम का कंटेनर फर्दर कोरोड नहीं होता। वो यहाँ पर B2O3 देखो एसिडिक नेचर का है, नॉन मेटल का ऑक्साइड है, एसिडिक होगा। एल्युमिनियम और गैलियम के ऑक्साइड एम्फोटेरिक नेचर के हैं, यानी एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन करेगा एल्युमिनियम ऑक्साइड और गैलियम के ऑक्साइड। और इंडियम और थैलियम के ऑक्साइड देखा जाए बेसिक नेचर के होंगे, क्योंकि मेटेलिक नेचर टॉप टू बॉटम इंक्रीज होगा। सबसे पहले नॉन मेटल के ऑक्साइड नॉर्मल केस में हम लोगों को पहले से पता है कि एसिडिक होंगे, और मेटल के ऑक्साइड बेसिक होंगे। उसी बेसिस पर अपना डिस्कशन आप यहाँ पर कर सकते हो। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर, प्योर बोरान डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर, एल्यूमिनियम इज आल्सो नॉट अटैक्ड बाई कोल्ड वाटर। लेकिन एल्यूमिनियम को अगर हॉट वाटर दिया जाए या नॉर्मल वाटर दिया जाए तो इस केस में एल्यूमिनियम देखा जाए अपना एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एसिड एंड बेस, बोरान डज नॉट रिएक्ट विथ एसिड एंड एल्कलीज, लेकिन एल्यूमिनियम देखो एसिड से भी रिएक्शन करेगा और एल्यूमिनियम बेस से भी रिएक्शन करेगा। कहने का मतलब कि दोनों से रिएक्शन होगा, इसलिए इसका नेचर जैसा कि हम लोगों को पहले से पता है कि एम्फोटेरिक नेचर एल्यूमिनियम ऑक्साइड का है, वैसे एल्यूमिनियम का भी इटसेल्फ नेचर एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन करने का है। आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना और ध्यान से आप लोग करना। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हेलोजेंस, ये बड़ा कॉमन चीज़ है आपके सामने। दे रिएक्ट विथ हेलोजन टू फॉर्म ट्राई हेलाइड। जितने भी एलिमेंट्स हैं ये देखा जाए हेलोजन से रिएक्ट करके ट्राई हेलाइड का फॉर्मेशन करेंगे। अब जैसे बोरान है, और बोरान अगर यहाँ पर हेलोजन से रिएक्ट करेगा तो बोरान ट्राई हेलाइड, एल्यूमिनियम आएगा तो एल्यूमिनियम ट्राई हेलाइड, और इसके बाद गैलियम ट्राई हेलाइड। लेकिन टॉप टू बॉटम ट्राई हेलाइड बनने की टेंडेंसी डिक्रीज़ होगी और मोनो हेलाइड बनने की टेंडेंसी इंक्रीज़ होगी ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्योंकि आपको पता है कि टॉप टू बॉटम जैसे जैसे हम एलिमेंट टू एलिमेंट आगे आएंगे वैसे वैसे एस ऑर्बिटल का बॉन्डिंग में एनवायरनमेंट
डिक्रीज़ होने लगेगा। एस इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में कम से कम इन्वॉल्वमेंट दिखाएगा। दूसरी बात देखा जाए, जितने भी ये कह सकते हो कि 13 ग्रुप एलिमेंट्स के हैलाइड हैं, ये सब के सब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं। जैसे बोरान के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन, हैलाइड बनने के बाद एल्युमिनियम के पास भी सेम कंडीशन आएगी। तो ये सब के सब लुईस एसिड का काम करेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी इनकी होगी। अब जैसे देखा जाए, अगर मान लो कि मैं BCl3 ले लूँ, इसका रिएक्शन अगर मैं अमोनिया से करा दूँ, तो अब देखिए बोरान के आउटर सेल में केवल 6 इलेक्ट्रॉन हैं, 3 पहले थे, 3 शेयरिंग से मिल गए, 6 हो गए। और नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, तो ये अपना एक लोन पेयर कह सकते हो इसको प्रोवाइड करेगा और डेटिव बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। यानी अगर हम इसको Cl3 और NH3 की बात करूँगा, तो यहाँ पर हम डेटिव बॉन्ड का सिचुएशन दिखा सकते हैं, मतलब ये कंडीशन हम दिखा सकते हैं कि यहाँ पर नमोनिया ने लोन पेयर इसको दिया है और दोनों के बीच में डेटिव बॉन्ड बना है। दूसरे नंबर पे भी ध्यान रखना कि जो यानी लुईस एसिड का जो नेचर है इनका, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने का नेचर है, वो टॉप टू बॉटम डिक्रीज़ करेगा। मतलब क्या है कि देखा जाए, अगर हम BCl3 को लेके चलें, AlCl3 को लेके चलें, यहाँ पर GaCl3 को लेके चलें, इंडियम का क्लोराइड लेके चलें और थैलियम का देखा जाए क्लोराइड लेकर के चलें, तो ये सब के सब देखा जाए लुईस एसिड सबसे स्ट्रांगली बिहेव ये करेगा ड्यू टू स्मॉल साइज़ काफ़ी स्मॉल है और टॉप टू बॉटम साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगी। इससे इनका जो है इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने का बिहेवियर डिक्रीज़ होगा। एक चीज़ और समझाना है इसमें, स्पेशली जो एल्युमिनियम का क्लोराइड है ये डाइमराइज फॉर्म में भी मिलता है, मतलब डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट होता है। तो ये भी आप लोग यहीं पर देख सकते हो। जैसे देखिए एल्युमिनियम है और ये एल्युमिनियम की कंडीशन है और दूसरा एल्युमिनियम क्लोराइड देखा जाए, हम लोग इस तरह से स्ट्रक्चर बना के थोड़ा शो कर दें, ये सिचुएशन देखो बनेगी। अब ये एल्युमिनियम अपना एक लोन पेयर, क्लोरीन अपना एक लोन पेयर इस एल्युमिनियम को देगा और एक ये क्लोरीन एक लोन पेयर इसको देगा। आपको दिख रहा है कि 2 AlCl3 Al2Cl6 का फॉर्मेशन कर रहे हैं और अब इस तरह से जो एल्युमिनियम का ऑक्टेट है वो देखिए कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि क्लोरीन अपना लोन पेयर इसको देगा। 6 के बजाय अब 2 इलेक्ट्रॉन और आ गए इसके पास और वही कंडीशन देखो यहाँ पर आएगी। तो ये डाइमर सिचुएशन में अपना हेलोजन कर सकते हो कि ये स्पेशली एल्युमिनियम क्लोराइड एग्जिस्ट करेगा डाइमर के फॉर्म में नेचुरली। और ज़्यादातर केस में AlCl3 हाई टेम्परेचर पर या अगर नया हमने AlCl3 बना रखा है तो उस कंडीशन में ये अपने को मिलेगा। अब अपना ये 13 ग्रुप का बेसिक कैरेक्टर देखा जाए हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखना, समझना और अगर कोई डाउट्स आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। इसके बाद जो अगला वीडियो मैं बनाऊंगा, क्योंकि इसके जो जितने भी कंपाउंड्स हैं 13 ग्रुप के, स्पेशली बोरेक्स है, आर्थोबोरिक एसिड है, डाइबोरेन है और आगे यूजेस है, ये सब पॉइंट देखा जाए स्पेशली कह सकते हो कि इस साल सिलेबस से इन्होंने डिलीट किए हैं। इसलिए जो वीडियो अगला बनेगा वो 14 ग्रुप का डायरेक्ट हम लोग बेसिक कैरेक्टर को लेकर के वीडियो बनाऊंगा मैं। थैंक यू।